में कोई म्यूट कर बोलो। मतलब कि इस चीज को पढ़ना है कि मतलब कि क्रॉप्स को कितना वाटर की रिक्वायरमेंट है किस वेदर में, मतलब कि जैसे एक ही वाटर को एक ही क्रॉप को अलग अलग मतलब की जगह पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता हो सकती है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मतलब कि डिफरेंट क्रॉप को सेम अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता है। इसमें इसी चीज को पढ़ना है कि वाटर को कितने पानी की आवश्यकता है। यस, वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ मैम, हाँ हाँ बोलो। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस का किस सीजन में ग्रो होता है। हाँ, दैट इज क्रॉपिंग सीजन, राइट? क्रॉपिंग सीजन तो पीरियड पीरियड ये सब जानेंगे। हाँ हाँ, वो टर्मिनोलॉजी में आ जाएगा। और कुछ? और कुछ? नहीं मैम। ओके, और कोई बोलना चाहेगा? दीपक कुमार, अनम्यूट करो अपना माइक। दीपक कुमार, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप क्या होता है? नहीं बोलना है, एग्जिट करके। ओके, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स से क्या हम लोग बोल सकते हैं? किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के ड्यूरेशन में जितना वाटर हम लोग दे रहे हैं, वाटर को नॉरिश कर। दीपक कुमार, प्रेजेंट करना अपना बंद करो स्क्रीन को। ओके, हाँ, किसी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स क्या होता है कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए जितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पूरे क्रॉप ड्यूरेशन में, जैसे क्रॉप पीरियड में फुल ग्रोथ के लिए, वही होता है मेरा वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, राइट? अब देखते हैं इसके डिफिनेशन को। वाटर रिक्वायरमेंट नहीं दिख रहा है? बीच बीच में कोई तुम लोग प्रेजेंट कर दे रहे हो अपना स्क्रीन, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मैम अगर डिलीट कर लेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ मैम अगर आपका प्रेजेंटेशन जो जिसे आप कर रहे हैं उसको डिलीट कर लेगा तो बीच में कोई भी प्रेजेंट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बीच में कोई भी प्रेजेंट कर दे रहा है, इसकी वजह से मेरा स्क्रीन हाइड हो जा रहा है। ऐसा नहीं करो बीच में प्रेजेंट। आप, आई थिंक ये फोर्थ क्लास हो गया ना, अभी तक तो तुम लोग को इससे हैबिचुएट हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए कि कैसे अटेंड करना है क्लास, कैसे क्या करना है। फिर भी तुम लोग कितना डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। हटा दीजिए मैम, सभी करेगा। एक बार ऐसे ऐसे करने पे बहुत सारा टाइम किल हो रहा है, सबका टाइम किल हो रहा है। दिख रहा है अभी स्क्रीन? यस मैम, नॉट यस मैम। ओके ओके, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स जो मैंने बोला वही पे लिखा, यही लिखा हुआ है। वाटर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर इट्स सर्वाइवल, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोड्यूस टू फुल इकोनॉमिक लेवल referred as water requirement of crops। क्रिस्प एंड क्लियर है, इसमें कोई ये नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो हम इसमें टॉपिक दे रखा है, क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया। जनरली जो
जो है इंडिया को दो मेन मेन सीजन्स को क्लासिफाई किया गया है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में। ओके, खरीफ क्रॉप हम लोग बोलते हैं, खरीफ क्रॉप जब मॉनसून आने वाला होता है, उस सीजन और उस समय जो हम लोग क्रॉप का इम्प्लांट करते हैं, उस क्रॉप को हम लोग बोलते हैं खरीफ क्रॉप। और जो क्रॉप हम लोग विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, उस क्रॉप को बोलते हैं हम लोग रबी क्रॉप। एक और क्रॉप होता है जायद क्रॉप, जो कि ठीक है, अगर जो नहीं पता है तो इन दोनों को भी एग्जाम में लिख देते हो तो चलेगा। इन दोनों के बीच, क्रॉप और रबी क्रॉप के बीच जो क्रॉप हम लोग उगाते हैं उसको बोलते हैं जायद क्रॉप। ओके, देखते हैं खरीफ क्रॉप क्या होता है। खरीफ क्रॉप क्या करते हैं, सोन एट द बिगिनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। मॉनसून तो सबको पता है ना। ओके, तो ये बिगिनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून। मतलब इसका पीरियड क्या है, इसको लगाते कब है, मई और जुलाई के टाइम के ड्यूरेशन में। ठीक है, मई और जुलाई का जब टाइम होता है उस समय इसको बोया जाता है, और काटा कब जाता है, मींस हार्वेस्ट कब किया जाता है, सितंबर और अक्टूबर के टाइम में। ठीक है, इसका एग्जांपल में आ जाता है राइस है, बाजरा है, कॉटन है, सुगर केन भी इसका एग्जांपल होता है, इटीसी। इसका रिक्वायरमेंट जो होता है खरीफ क्रॉप का कंपेयर टू रबी क्रॉप, जायद क्रॉप, वाटर का रिक्वायरमेंट खरीफ क्रॉप का सबसे ज्यादा होता है। रिक्वायर मोर वाटर देन रबी क्रॉप, इसको ऑल्सो कॉल मानसून क्रॉप। ओके, देन आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप जनरली विंटर में हम लोग ग्रो करते हैं, इसलिए इसको विंटर क्रॉप भी बोला जाता है। Need relatively cool climate during period of growth, but warm climate during germination of their seed and maturation. Means जब हम लोग इसको जब हम लोग इसको इम्प्लांट कर रहे हैं, मतलब हम जब इसकी बुआई कर रहे हैं यानी कि सो कर रहे हैं, उस समय कूल क्लाइमेट चाहिए। लेकिन जब ये इसका ग्रोथ हो रहा होता है उस समय वार्म क्लाइमेट चाहिए। यानी कि जब इसको हम लोग खेत में लगाएंगे तब हमको ठंडा का सीजन होना चाहिए, नहीं अक्टूबर से दिसंबर का टाइम रहेगा। जब इसकी कटाई करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, उस समय लिटिल बिट गर्मी का सीजन रहे कि फेब से अप्रैल वाला सीजन होगा। उस समय जो भी प्लांट लगाएंगे उसको हम लोग रबी क्रॉप बोलेंगे। इसमें वाटर का रिक्वायरमेंट खरीफ क्रॉप से कम होगा। इसका एग्जांपल्स है व्हीट, पोटैटो, मस्टर्ड, और भी कुछ एग्जांपल होगा, तुम लोग अपनी बुक से देख सकते हो। एक बिसाइड्स दिस क्रॉप मैंने बोला था जायद क्रॉप। तो बिसाइड्स खरीफ एंड क्रॉप देयर इज वन another crop that is जायद crop. These are called summer crop, grown on irrigated land which do not have to wait for monsoon. They grow in a short duration between rabi and kharif crop. इन दोनों के पीरियड में जो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जायद क्रॉप बोलते हैं, जिसको हम लोग सीजनल फ्रूट्स भी बोलते हैं ना, इस सीजन के टाइम में आता है। जैसे कुकुम्बर, जैसे खीरा, ककड़ी, ये सब बोलते हैं। कुकुम्बर, मस्कमेलन, वाटरमेलन, पंपकिन, बिटर गार्ड, ये सारा जैरोक का एग्जांपल है। यहाँ क्रॉपिंग सीजन ये हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम?
मानसून के बारे में एक बार आप समझा दीजिए। ठीक है, ये सब ओके। मानसून के बारे में जो बारिश होती है जून जुलाई के टाइम में, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो साउथ अमेरिका में क्या होता है, पेरू है वेस्ट कोस्ट पे, ठीक है, चिली और पेरू साउथ अमेरिका में, वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर मेरा जो होता है हाई हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से, और सॉरी वेट, हाँ, इंडिया में गर्मी के टाइम में क्या होता है, जून जुलाई में क्या हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है हाई हो जाता है, ओके, और वहां पे साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे कोल्ड करंट आता है, पेरू करंट या पेरू करंट बोलते हैं उसको, साउदर्न अमेरिका में वेस्टर्न कोस्ट पे, तो वहां पे कोल्ड करंट की वजह से उसका वहां साउदर्न कोस्ट का जो प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, वहां का जो भी मेरा एक सेकंड, मॉइस्चर है, यस, मॉइस्चर है, वो जो, और करंट है, इनफैक्ट उसको बोल सकते हैं करंट है, जो लहरें बोलते हैं, वो क्या होता है कि वो इधर साउथ पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन में आता है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन इतना तो पता है ना, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, तो पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन आता है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, वहां पे मेरा टेम्परेचर हाई हो जाता है और इंडिया में टेम्परेचर लो हो जाता है, कहीं पे भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर मेरा फ्लो होता है, तो सिंस मेरा साउथ अमेरिका के साउदर्न कोस्ट पे टेम्परेचर हाई है और इंडिया में टेम्परेचर लो है, ठीक है, तो जो भी मेरा मॉनसूनल विंड है, तो पैसिफिक ओशियन है मेरा इंडियन कोस्ट की तरफ ये विंड को मेरा डाइवर्ट करता है, इसकी वजह से जो है मॉइस्चर जो है इंडियन ओशियन की तरफ मूव करता है, और वही जो है मॉन लाता है, मींस बारिश आता है इंडिया में जून के महीने में, जून के महीने में। क्या? हाँ, लो टेम्परेचर, ये जो मई जून के महीने में लो टेम्परेचर बनता है। लो टेम्परेचर मतलब ठंडा नहीं है, ठंडा नहीं 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 नहीं, गर्मी के सीजन में, गर्मी में तो हाई टेम्परेचर होना है। सॉरी नहीं, टेम्परेचर नहीं बोलना चाहिए, लो प्रेशर बोलना चाहिए, नॉट टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर कैसे होता है? लो सिंस यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है उस ड्यूरेशन में, वहां पे गर्मी के सीजन में टेम्परेचर मेरा ज्यादा होता है, राइट, उस ड्यूरेशन में मेरा प्रेशर यहाँ पे लो बनता है, पी और टी का इनवर्स रिलेशन होता है, प्रेशर और टेम्परेचर का इनवर्स रिलेशन होता है, हाँ, तो प्रेशर मेरा टेम्परेचर हाई बनता है, इसकी वजह से मेरा प्रेशर जो है ये कम होता है। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं, वैसे मत करो रिलेशन, ये विंड और यहाँ पे जो है इसका कुछ जियोग्राफिकल में कुछ अलग रिलेशन आता है।
आगे पढ़ाइए मैम। और इसमें और किसी सीजन, क्रॉपिंग सीजन में और किसी को प्रॉब्लम? बुक है सामने में तो बुक अपना ओपन कर लो। बुक रखे हो तो बुक अपना ओपन कर लो। ओके, और जो भी डेफिनेशन है वो सिर्फ इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ओके, और ये डायग्राम मतलब वो जो जितना भी तुम्हें वो टर्म पूछता है, इनफैक्ट वो हर साल पूछता है। एक क्वेश्चन तो हर हमेशा नहीं, नॉट वन क्वेश्चन, मतलब हर हमेशा 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही है तुम्हारे एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आइदर एक क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल के टर्म में रहे, डिफाइन करने के टर्म में रहता ही है इस टर्म से। ठीक है, सब ये कोई फील्ड है, उसमें क्या कर रहे हैं, जोतने से पहले हम लोग क्या करते हैं, मतलब फील्ड को जोतने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ कभी देखे होंगे कि वाटर हम लोग डाल देते हैं। जैसे कि खरीफ सीजन में धान की धान रोपने के लिए हम उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वाटर को डालते हैं। ठीक है, वाटर को डाले, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते हैं। ओके, फ्लफिंग करते हैं, फ्लफ किए, उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम लोग प्लांटिंग करते हैं, या मतलब सोइंग किए, या फिर धान को रोपते हैं। धान को रोपने के बाद अगेन हम लोग आइदर कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ दिनों बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग इरिगेशन, मतलब उसमें वाटर डालते हैं, यानी इरिगेशन करते हैं। ठीक है, इरिगेशन डाले। ओके, हम लोग यहाँ पे आ गए, तो ये नंबर ऑफ डेज हम लोग बढ़ रहे हैं। ये नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं, इधर जो बढ़ रहे हैं ये नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं। यहाँ तक आ गए, उस दिन तक यहाँ पे आ गए। ओके, ये बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ डेज बढ़ते जा रहे हैं। ये बीच बीच में हम लोग वाटर दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे होंगे, दे रहे हैं। ये लास्ट वाटरिंग की है। ठीक है, ओके, इसका भी कुछ टर्म आएगा, वो लास्ट में बताएंगे। उसके लास्ट वाटरिंग कर दिए, उसके कुछ दिनों के बाद हम लोग क्या करेंगे, धान को कट कर लेंगे। ओके, यही होता है जनरली। अब क्या कर, अब इसका कुछ कुछ टर्म है, जैसे फील्ड को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब जो फील्ड था, धान को अगर ये रोपना है तो फर्स्ट वाटरिंग जो दिए धान को रोपने से पहले। ओके, हाँ, फर्स्ट वाटरिंग जो दिए धान को रोपने से पहले, उसको हम लोग बोलते हैं पैलियो इरिगेशन। राइट, धान को रोप दिए, जैसे हम लोग सो कर दिए फील्ड में, धान को रोप दिए। धान को रोपने के बाद अब प्लांट हो चुका है मेरा फील्ड में, धान को रोपने के बाद उसके बाद जो फर्स्ट वाटरिंग किए, धान को रोपने के बाद जो मेरा इरिगेशन फर्स्ट वाटरिंग किए, उसको बोलेंगे कोर वाटर या फिर कोर इरिगेशन। ओके, उसके बाद जो भी इरिगेशन कर रहे हैं उसका हम लोग कुछ नाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसका कुछ भी नाम नहीं दे रहे हैं। चलो, ये 2 हो गया, 2 टर्म हम लोग को पता चल गया। तीसरा टर्म आते हैं, फर्स्ट वाटरिंग जो हम लोग कर रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए फील्ड को, क्योंकि हमें क्रॉप को प्लांट करना है। ठीक है, और लास्ट वाटरिंग जो कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों के बीच के
मेरा, इसको बोलते हैं बेस पीरियड। फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग में जितना नंबर ऑफ डेज गया होगा उसको बोलेंगे बेस पीरियड। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है मेरा, क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड क्या होता है, जब हम क्रॉप को फील्ड में लगा दिए, जैसे धान को खेत में लगा दिए, ठीक है, धान को खेत में लगा दिए, उसके बाद जब धान को खेत में लगा दिए और जब धान को कट किए, जब धान खेत में लग गया और जब धान को कट किए, जितना दिन धान खेत में रहा उसको बोलेंगे क्रॉप पीरियड। कितना टर्म हो गया, 1 2 3 4, राइट, 4 टर्म है। इतना ही पूछता है एग्जाम में। किसी को प्रॉब्लम? रोटेशन पीरियड होता है ना, वो सब बता देंगे, वो सब आगे बताएंगे, पहले इतना तो समझो। इतना में किसी को प्रॉब्लम? मैम यहाँ कोर का मतलब क्या होता है? KOR? क्या कोर वाटर, अभी तुमने बताया कोर वाटर या फिर कोर पीरियड। कोर वाटर क्या, मैंने क्या बोला कि चलो धान का एग्जांपल हमने ले रखा है, धान को खेत में लगा दिए, ठीक है, धान को खेत में लगा दिए, धान को खेत में लगाने के बाद फर्स्ट वाटरिंग जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं होंगे उसको कोर वाटर बोलेंगे। ओके, और जितना दिन कर रहे होंगे या फिर जितना दिन के बाद कर रहे होंगे उसको कोर पीरियड बोलेंगे। जितना मान लो कि धान आज लगा दिए, ठीक है, आज कितनी तारीख है, 12/10, आज हाँ 12 अगस्त, 12/8 है, और मुझे आज धान लगाए तो आज तो पानी नहीं देंगे, कुछ दिन के बाद देंगे, मान लो 3 दिन के बाद पानी दे रहे होंगे, तो 15 को पानी दे रहे हैं, तो मेरा कोर पीरियड क्या हो गया, ये 3 दिन जो गैप हम मेरा हुआ ये मेरा कोर पीरियड हुआ, यानी कि 3 डेज जो मेरा हुआ वो कोर पीरियड हुआ। और किसी को प्रॉब्लम? मैम कोर वाटर और कोर पीरियड में डिफरेंस है। अपना स्पीकर ऑन रखो। कोर वाटर क्या है, जैसे कि आज धान को रोपे, ठीक है, 12/8 को हमने धान लगाया और फर्स्ट वाटर हम देंगे 15/8 को, हम लोग फर्स्ट वाटर लगाएंगे। 15/8 को जितना हम लोग वाटर दे रहे होंगे, मान लो कि 10 लीटर वाटर दे रहे होंगे, ओके, मान लो सपोज दैट 10 लीटर वाटर दे रहे होंगे, तो जो 10 लीटर दे रहे होंगे वाटर को मेरा कोर वाटर, जितना दिन, हाँ जितना दिन मतलब 3 दिन बाद दे रहे हैं वो मेरा कोर पीरियड हो गया। हाँ ठीक है मैम। ओके, ऑफ प्रॉब्लम 5। किसी को इशू? फर्स्ट वाटरिंग करते हैं क्यों कहते हैं, क्यों का कोई ये नहीं है, वो एक टर्म है तो उसका नाम दिया गया है। अब क्यों कहते हैं उसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, उसका एक नोमेनक्लेचर है। ओके, और किसी को कोई इशू? अदरवाइज हम पूछेंगे। प्रभा कुमारी, प्रभा कुमारी, प्रभा कुमारी,
टेस्ट हो रहा है, जल्दी से अनम्यूट करो और सबको बोलो। नहीं बोलना है। सूर्य प्रकाश रविदास। सूर्य प्रकाश रविदास। अनम्यूट करोगे भी या फिर सब लोग ऐसे ज्वाइन करके? हाँ ओके। हाँ, क्रॉप पीरियड क्या होता है? मैम ये फर्स्ट मतलब सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का जो पीरियड होता है उसी को क्रॉप पीरियड कहते हैं। मैंने निरंजन से तो पूछा नहीं था, मैंने तो सूर्य प्रकाश से पूछा था ये क्वेश्चन। सॉरी। ओके चलो, एनीवे चलो तुम्हारा तो कंसेप्ट क्लियर है। जिससे पूछा जा रहा वो जवाब नहीं दे रहा, क्यों? कंसेप्ट नहीं बिल्ड हो रहा है या फिर जवाब नहीं देना चाह रहे हो? जवाब दोगे तो फिर तुम्हारा ही क्लियर होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में बड़ा कौन है? इसमें बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? मैम क्रॉप पीरियड ही बड़ा होगा ना? मैम क्रॉप पीरियड बड़ा है, लेकिन एजम्पशन क्या, दोनों का एजम्पशन इक्वल किया जाता है, इक्वल में। हाँ ठीक है, वो अगर जब कुछ नहीं दिया रहता तो दोनों इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया रहता है, जब न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं और सपोज दैट बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड दोनों नहीं, कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है, क्रॉप पीरियड ही दिया हुआ है और हमें बेस पीरियड की रिक्वायरमेंट है, तो क्रॉप और बेस पीरियड दोनों इक्वल ही ले लेते हैं। लेकिन अब इसमें दोनों बड़ा कौन होता है वो हम नहीं बता सकते, मुझे नहीं अभी क्रॉप पीरियड बड़ा होता है मैम। ओके मैम प्रैक्टिकली क्रॉप पीरियड ही ना बड़ा होगा, क्योंकि क्रॉप पीरियड में हमको पास हाँ यस होगा, क्योंकि लास्ट वाटरिंग हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ज्यादा टाइम छोड़ेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे होता है फर्स्ट वाटरिंग के बाद तुरंत हम लोग मतलब ये खेत को फ्लफिंग करके तुरंत हम लोग रोपना शुरू कर देते हैं, है ना, और सोइंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लास्ट वाटरिंग करने के बाद बहुत दिनों के बाद ये हार्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं। डेफिनेटली क्रॉप पीरियड मेरा जो है बड़ा होगा कंपेयर टू बेस पीरियड। यस, जिसने भी बोला, सौरभ प्रकाश और श्रुति कुमारी। क्रॉप पीरियड का यूनिट क्या होता है? डेज में होगा, नंबर ऑफ डेज। हाँ डेज में होगा। और मैम जो ये वाटरिंग लास्ट वाटरिंग है वो सिर्फ आर्टिफिशियल वाटरिंग होता है या फिर नेचुरल वे? वो इरिगेशन कर रहे हो ना, तो इरिगेशन तो अब डिपेंड करेगा, ये इरिगेशन मतलब आर्टिफिशियल वाटरिंग हुआ, तो अब ये डिपेंड करेगा कि उस समय उस ड्यूरेशन में तुम्हारे बारिश भी हो गई, ठीक है, तो ठीक है, उतना नहीं कंसीडर करेंगे, जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उसको रिमूव करके जितना हमें रिक्वायरमेंट होगा उतना ही यूज करेंगे। सपोज दैट तुम्हें चाहिए कितना, सॉरी अच्छा ठीक है, कुछ भी चाहिए, मान लो तुम्हें राइस के लिए जनरली चाहिए होता है 120 सेंटीमीटर, सपोज इतना चाहिए हमको 120 सेंटीमीटर, उस ड्यूरेशन में मेरी बारिश हो गई और वो 100 सेंटीमीटर कवर कर लिया, तो हमको इरिगेशन कितना चाहिए, 20 सेंटीमीटर, है ना, तो हम 20 सेंटीमीटर ही इरिगेट करेंगे।
तो न्यूमेरिकल तुम्हें जब पूछेगा ना तो वो क्लियर कर देगा, बट इतना हार्ड तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं पूछने जा रहा है, क्योंकि इरिगेशन जो होता है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर होता है। मैम कोर पीरियड को रोटेशन पीरियड भी बोल सकते हैं? नहीं, रोटेशन पीरियड अलग है, आगे बोल रहे हैं। इतना समझ में आया कि नहीं ये सारे टर्म जो मैंने बोला? चलो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। रोटेशन पीरियड आगे आते हैं। क्रॉप पीरियड वही है जो देखा मैंने, बेस पीरियड हो गया। अब आते हैं ड्यूटी। ड्यूटी पढ़े हो, क्या होता है ड्यूटी? यस मैम। क्या होता है? नंबर ऑफ हेक्टेयर लैंड जितना मतलब कि इरिगेशन मतलब कि हम जो देंगे ना मैम, मतलब कि धीरे धीरे करके जो डेप्थ ऑफ वाटर धीरे धीरे मिलेगा, जो नंबर ऑफ इरिगेशन ऑफ लैंड जितना इरिगेट होगा जितना टाइम में, उसी को ड्यूटी कहते हैं। 1 क्यूबिक मीटर वाटर दे रहे हैं, ठीक है? 1 क्यूबिक मीटर वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं पर सेकेंड। 1 क्यूबिक मीटर वाटर पर सेकेंड हम प्रोवाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। उस वाटर में कितना एरिया, कितना हेक्टेयर एरिया इरिगेट कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे ड्यूटी। ओवर द बेस पीरियड ना? ओवर द बेस पीरियड, यस, ओवर द बेस पीरियड। उसको हम लोग बोलेंगे, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? हेक्टेयर पर क्यूबिक, यस, हेक्टेयर पर, मतलब कितना एरिया इरिगेट कर रहा है पर क्यूबिक, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड में। किसी को डाउट? क्योंकि इसका रिलेशन आगे हम लोग निकालेंगे। एक रिलेशन आता है जो कि हर हमेशा, आइदर वो रिलेशन ना पूछे तो उसका न्यूमेरिकल पूछता है। बेस, ड्यूटी, डेल्टा, ये दोनों का, ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड का रिलेशन। तो इसका तो ये ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड तो एकदम जुबान पे होना चाहिए। किसी को डाउट हो तो अभी पूछो। ओके, नेक्स्ट, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? पूरे बेस पीरियड में, बेस पीरियड हम लोग देखे थे कि फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग में, लास्ट वाटरिंग का टाइम जो होता है टोटल बोलते हैं बेस पीरियड, यही होता है ना? तो इस ड्यूरेशन में जितना वाटर रिक्वायर्ड हुआ क्रॉप को, उसको बोलेंगे डेल्टा, है ना? तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा ऑफ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग इंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप, दैट इज बेस पीरियड फॉर कंप्लीट मैच्योरिटी ऑफ द क्रॉप। इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। ओके, एवरेज ड्यूटी की जरूरत नहीं है, ग्रॉस ड्यूटी की जरूरत नहीं है। क्रॉप रोटेशन आते हैं। किसी ने पूछा था ना क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन कोई बोलेगा? क्रॉप रोटेशन क्यों करते हैं? मैम क्रॉप को मतलब कि जब फील्ड में क्रॉप को चेंज कर करके उसका खेती करना है तो क्रॉप रोटेशन करना, तो फसल को चेंज कर करके। हाँ, क्रॉप रोटेशन यही हुआ। हाँ, क्यों करते हैं? उर्वरकता। It is the Yes, time इसे- interval between two consecutive watering. नहीं, वाटरिंग नहीं। वो तो रोटेशन पीरियड होता है, वो तो रोटेशन पीरियड होता है। हेलो, हाँ,
The processing of applying cropping the land on after the another. Processing of applying. Please repeat once again. The process of applying crop to the land on after the another. सॉरी, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो। आई थिंक किसने बोला था, स्वीटी या फिर सौरभ प्रकाश ने, किसी ने बोला था, वो सही बोली थी कि जैसे कि सपोज दैट किसी क्रॉप में लगातार तुम धान की खेती कर रहे हो या फिर लगातार तुम गेहूं की खेती कर रहे हो, तो क्या होगा, जो सॉइल में कोई भी मिनरल्स होगा तो क्या होगा कि एग्जॉस्ट हो जाएगा, मींस उर्वरक क्षमता घट जाएगी। यस, उर्वरक क्षमता जो है वो घट जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप यूज करते हैं, राइट। एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप यूज करते हैं सो दैट कि उर्वरक क्षमता जो है वो मेंटेन रहे, उसकी फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहे। इसको बोलते हैं, एक क्रॉप के बाद दूसरा क्रॉप ग्रो करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इसी को बोला जाए फसल चक्र। हाँ, फसल चक्र इसी को बोलेंगे। यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ, it has been observed that if same crop is sown again and again, the yield gets decreased or reduced. This is mainly due to the reason that crop requires particular nutrients and soil is deficient in this after that crops, and hence to maintain fertility of the soil, there is change in the crop after every season a particular land to maintain fertility of the soil. This is called rotation of crop. Main advantages of the rotation of the crop is it helps in proper use of land resources and it also increases fertility of the soil. Example में तो चलो इसमें नहीं भी देख, हाँ ठीक है, नहीं तो अपने ही देखो ना, अपने यहाँ कैसे, इसमें अगर नहीं समझते हैं तो अपने यहाँ कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, अपने यहाँ कैसे करते हैं। अपने यहाँ क्या करते हैं, धान की खेती करते हैं, धान की खेती के बाद पता नहीं क्या करते हैं, हम तो दो ही सीजन देखे हैं। धान की खेती के बाद गेहूं लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं मुझे नहीं पता है। इसमें देखो जनरली क्या होता है, ज्वार की खेती करते हैं, उसके बाद ग्राम लगाया जाता है, देन फैलो छोड़ा जाता है, मतलब पर भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है। नहीं तो व्हीट की खेती करते लोग, उसके बाद ज्वार लगाते, उसके बाद ग्राम लगाया जाता है। ये सारा फसल चक्र जो बोल रहे हैं वो फसल चक्र, मतलब ये एक सीरीज में किया जाता है। ओके, सीजनल ड्यूटी को नहीं कोई जरूरत है। पोर वाटर हो गया, क्रॉप रेशियो कोई जरूरत नहीं, ठीक है। क्रॉप रेशियो मैं बता देती हूँ। कोई दिक्कत है ऊपर में? हाँ या ना तो बोलो। नहीं मैम। ओके, क्रॉप रेशियो क्या होता है? क्रॉप रेशियो पूछेगा भी नहीं, लेकिन क्रॉप रेशियो होता है क्या कि
खरीफ एरिया में कितना एरिया हम लोग प्रपोज कर रहे हैं और रबी एरिया के लिए हम लोग कितना एरिया दे रहे हैं, सॉरी खरीफ क्रॉप के लिए हम लोग कितना एरिया को हम लोग दे रहे हैं और रबी क्रॉप के लिए कितना एरिया हम लोग प्रपोज कर रहे हैं। इन दोनों का रेशियो जो होता है उसको हम लोग क्रॉप रेशियो बोलते हैं। बाय द वे हम पूछना चाहेंगे खरीफ क्रॉप का, अमृता कुमारी माइक पे आना। यस मैम। खरीफ क्रॉप का एग्जांपल धान हो गया, शुगर केन। ओके ओके गुड, म्यूट कर लो, दो बहुत हो गया। ओके वेट, आयुष कुमार माइक पे आना। आयुष कुमार, जी मैम। रबी क्रॉप का एग्जांपल ग्राम हो गया, गेहूं हो गया। ओके इनफ नाइस, चलो ओके। तो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में जो एरिया प्रपोज कर रहे हैं, मतलब खरीफ क्रॉप के कितना एरिया चाहिए, खरीफ क्रॉप को ग्रो करने के लिए कितना एरिया चाहिए, रबी क्रॉप को ग्रो करने के लिए कितना एरिया चाहिए, इन दोनों को रेशियो को बोलते हैं क्रॉप रेशियो। पूछेगा नहीं, एक टर्म है, बस जान लो, जरूरत नहीं है उस ऐसे। चलो पैलियो इरिगेशन मैंने बता दिया, ठीक है ना। फर्स्ट इरिगेशन जो हम लोग करते हैं लैंड को प्रिपेयर करने के लिए, सोइंग करने की, लैंड को प्रिपेयर करने के लिए, सोइंग मतलब सोइंग करने के लिए, उसको हम लोग पैलियो इरिगेशन बोलते हैं। कैश क्रॉप किसी को मालूम है? नो मैम। कैश क्रॉप होता है क्या, वैसा क्रॉप जिसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसको मतलब जिसको ग्रो ही किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए, मींस बेचने के लिए, राइट, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। जैसे कि हो गया कॉटन, ओके, टोबैको, शुगर केन, उसको बोलते हैं हम लोग कैश क्रॉप, मतलब वैसा क्रॉप जिससे हमको रेवेन्यू जनरेट करना है, जिसको हम लोग कंज्यूम नहीं करते, मतलब कंज्यूम करते हैं बट जिसका मेन मोटिव होता है कमर्शियल पर्पस, रेवेन्यू जनरेट करना, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग कैश क्रॉप। एग्जांपल में टी हो गया, कॉटन हो गया, टोबैको हो गया, शुगर केन हो गया, ओके। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होता है क्या, जैसे कि कोई भी एरिया है और इरिगेशन कर रहे हैं, ओके, इस टर्म को हम दोबारा समझाते हैं। पहले हम कल्चरल कमांड एरिया पे आते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। टाइम फैक्टर क्या होता है? एक तुम्हारे बुक में होगा टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर होता है क्या, कोई कैनाल बना हुआ है इरिगेशन करने के लिए, राइट, और जैसे कि मेरा बेस पीरियड है धान का 120 डेज, ये याद भी रखो। जनरली हम लोग जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है बेस पीरियड, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं धान के लिए, पैडी के लिए, तो खरीफ क्रॉप के लिए 120 डेज और रबी क्रॉप के लिए 90 डेज, ओके। तो
तो क्या बोल रहे थे, टाइम फैक्टर ना। तो कोई कैनाल बना हुआ है इरिगेशन करने के लिए, तो ये एक रेशियो है, टाइम फैक्टर जो है एक रेशियो है कि वो कितना इरिगेशन कितना दिन वो वर्क कर रहा है। जैसे एक मतलब बेस पीरियड जो इरिगेशन हमको करना है वो कितना दिन वर्क कर रहा है, एक बेस पीरियड मतलब जितना दिन इरिगेशन करना है। सपोज दैट जो धान की खेती करनी है, राइट, धान की खेती करनी है 120 डेज मेरा बेस पीरियड है, जिसमें कि वो वर्क कर रहा है जस्ट 40 डेज ही। तो मेरा टाइम फैक्टर क्या हो गया, 40 डिवाइडेड बाई 120 डेज, मतलब 40 डेज ही मेरा वो वर्क किया, मतलब 40 डिवाइडेड बाई 120 डेज। इसका जो फैक्टोरियल होगा वो मेरा फैक्टर जो होगा वो मेरा टाइम फैक्टर होगा। तो ये एक रेशियो है, रेशियो नंबर ऑफ डेज द कैनाल हैज एक्चुअली रन टू नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड। नहीं समझ में आया? ओके। रबी क्रॉप का मेरा बेस पीरियड 90 डेज है, हमको 90 डेज चाहिए इरिगेशन, ओके। बट कैनाल मेरा रन किया, जो मेरा मैंने कैनाल बना के रखा है वो एक्चुअली में रन किया मेरा 40 डेज ही। तो मेरा टाइम फैक्टर हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 90। मैम ये एक्चुअली जो रन किया 40 डेज, ये क्या बता रही है? मेरा कैनाल जो एक्चुअल में रन किया, कैनाल जो हम बना कर रखे हुए हैं, कैनाल जो बना के रखे हुए हैं, कैनाल जो मेरा जा रहा है, कैनाल जो हम यूज कर रहे हैं, कैनाल जो यूज कर रहे हैं वो 40 डेज ही यूज कर रहे हैं इरिगेशन करने के लिए। तो वो बोल रहे हैं एक्चुअली रन, मतलब जितना यूज कर रहे हैं 40 डेज ही यूज कर रहे हैं, तो उसको बोल रहे हैं लोग एक्चुअली रन। ऐसे 90 डेज आवश्यक है ना? हाँ, ऐसे मेरा 90 डेज आवश्यक है, लेकिन 40 डेज हम 40 डेज ही यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा टाइम फैक्टर, ओके। नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटी फैक्टर। कोई भी कैनाल या कैनाल हो गया, डैम हो गया, रिजर्वायर हो गया, उसको हम लोग जब डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं, सो दैट कि वो मेरा मिनिमम डिस्चार्ज पे भी वर्क कर सके और मैक्सिमम डिस्चार्ज पे भी वर्क कर सके, ओके। तो ये भी कैपेसिटी फैक्टर भी एक रेशियो है, मीन सप्लाई डिस्चार्ज और मैक्सिमम डिस्चार्ज फुल कैपेसिटी डिस्चार्ज का एक रेशियो है, ठीक है। यही पे लिखा हुआ, ए कैनाल इज डिजाइन फॉर ए सर्टेन मैक्सिमम डिस्चार्ज capacity, but it need to carry the same discharge at all the time. Hence, it is the ratio of mean supply discharge, मतलब average supply discharge to full capacity discharge. Average supply और maximum supply discharge का एक रेशियो है, कैपेसिटी फैक्टर। ये सब उतना जरूरत नहीं है याद करने का, जो मैंने वो फिगर से जो बताया वही याद रखो, ये सब कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा, हमारे बुक में था इसलिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट आता है कमांड एरिया। कमांड एरिया में 3 टर्म है, ग्रॉस कमांड एरिया, कल्चरेबल कमांड एरिया, इरिगेबल कमांड एरिया, राइट। ग्रॉस कमांड एरिया जैसे कोई नहर है, नहर के बाद कोई खेत है, ओके, एग्रीकल्चर फील्ड है, यूज नहीं कर सकते क्या है यहाँ पे।
हाईलाइटर का ऑप्शन होता है मैम, और क्या मार्कर का ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन कोई दूसरा यूज कर लेते हैं। नहीं करने पे ही होता है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। टेक्स्ट का कुछ तो यार, पेन का तो कुछ तो ऑप्शन होगा, पेन का कुछ ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैम पेंसिल का फिगर तो मैम दिख वो रहा है। पेंसिल है ना बाल्टी के बगल में। हाँ हाँ वही तो दिख रहा है, वही तो मैंने लिया है अभी। ठीक है चलो, ये कैनाल हो गया, ये मेरा एग्रीकल्चर फील्ड हो ठीक है, ये मेरा एग्रीकल्चर फील्ड हो गया। ओके, यहाँ से हम लोग इस कैनाल को कट किए। क्रॉस कमांड तो एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे एक बार देख लेने दो, गलत ना हो जाए। ओके हाँ, ये मेरा लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। इसमें सब कुछ होगा, मतलब फर्टाइल लैंड भी हो सकता है, इनफर्टाइल लैंड भी हो सकता है, बैरन लैंड भी हो सकता है ना। रिस्पॉन्ड मी। यस यस मैम। ओके, तो यहाँ से ये कैनाल जा रहा है, यहाँ से मैंने ये कट किया और कट किए और वाटर को हम लोग फ्लो करने दिए। तो ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस कमांड एरिया, राइट। आता है नेक्स्ट था हमारा कल्चरेबल कमांड एरिया। इस एरिया में अब तो बैरन एरिया को तो हम लोग यूज नहीं करेंगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। जिस एरिया को हम लोग यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उसको बोलेंगे कल्चरेबल कमांड एरिया। भले ही इस इरिगेशन वाटर से बैरन एरिया, इनफर्टाइल एरिया भी इरिगेट हो जा रहा है मेरा, बट हम उसको तो यूज नहीं कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो जो नेट एरिया हम लोग यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए उसको बोलेंगे कल्चरेबल कमांड एरिया। ओके, सपोज दैट ये मेरा यहाँ से जो है ये इनफर्टाइल लैंड हो गया। जो भी है ये इनफर्टाइल लैंड है। ओके, और ये मेरा फर्टाइल लैंड है, ये सारा फर्टाइल लैंड है। तो इस एरिया को तो हम लोग एज इसमें तो क्रॉप नहीं उगाएंगे। ये एरिया जो हम लोग क्रॉप उगा रहे हैं, तो इस एरिया को हम लोग बोलेंगे कल्चरेबल कमांड एरिया। इसको बोलेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे। जब ये सारे एरिया को कवर कर लेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस कमांड एरिया, राइट। ये दोनों टर्म क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा है इरिगेबल कमांड एरिया। इरिगेबल कमांड एरिया एक डिफरेंट ही टर्म है। इसको ऐसे बोल सकते हैं, कल्चरेबल कमांड एरिया का जितना हम लोग पार्ट इरिगेट कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग इरिगेबल कमांड एरिया। इसको नहीं भी
इसको छोड़ भी सकते हो, जैसे कि हम लोग ठीक है अब इसको क्रॉप कर दिए, क्रॉप डाल दिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर इरिगेट करेंगे, है ना। एक बार क्रॉप डाल दिए, क्रॉप सो कर दिए, उसके बाद हम लोग इरिगेट करेंगे। जब इरिगेट करेंगे उस समय हम लोग कितना इनफर्टाइल लैंड को तो इरिगेशन नहीं देंगे, तो जिस एरिया को हम लोग इरिगेट करेंगे उसको बोलेंगे इरिगेबल कमांड एरिया। अब आते हैं उस पेज पे। और किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? कल्चरल कमांड एरिया और इरिगेबल कमांड एरिया दोनों एक जैसा हो जाएगा। कैसे? ये दोनों में अच्छा, ओके ओके, हाँ ओके ओके, हाँ दोनों एक जैसा हो जाएगा। हमको लगा कि तुम क्रॉस बोल रहे हो, दोनों एक जैसा हो जाएगा। और कोई बोलना चाहेगा? वो पार्ट भी हो सकता है, जब फुल कर रहे हैं ना, जब फुल इरिगेशन करेंगे तो वो दोनों एक जैसा हो जाएगा। मैम, लेकिन अगर जिसका इरिगेशन कमांड एरिया का कोई अदर नेम भी है? इरिगेबल कमांड एरिया का कोई अदर नेम है? नहीं बाबू, मुझे अभी याद नहीं पता है। ओके, क्या डेफिनेशन? ये जो ये तीनों का क्रॉस कमांड एरिया ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़कर ओके ओके, क्रॉस कमांड टोटल एरिया लाइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्री इसका नाम समझ लो, which can be irrigated by a system. It may include unfertile terrain, fertile barren land, alkaline soil, local homes, village, roads and other area of habitat. It is measured by जो हमने बोला इसमें तुम्हें कंफ्यूजन ही होगा। नेक्स्ट आता है कल्चरल कमांड एरिया। हुआ कि अगर जो तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कल्चरेबल कमांड एरिया के लिए, तो जनरली हम लोग क्या लेते हैं, 80% ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया ले लेते हैं। मतलब उससे कम ही होगा ना कल्चरेबल कमांड एरिया, ग्रॉस कमांड एरिया से कम ही होगा कल्चरेबल कमांड एरिया। वही लिखा हुआ है, कल्चरेबल कमांड एरिया इज दैट पार्ट ऑफ ग्रॉस कमांड एरिया व्हिच कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। Cultural command area is always less than gross command area, as all area will not be under cultivation at a time because 30% of land is used for road, mine, streams, habitation, etc. Generally, culturable command area is 0.8 times the gross command area. Is taken if detailed survey is not available. Next है irrigable command area. Is that part of cultivable command area which can be actually irrigated, right? क्रॉस कमांड एरिया जो है वो 100% होना चाहिए। क्रॉस कमांड एरिया, क्रॉस मीन्स क्या होता है, होल। क्रॉस मीन्स तो यही होता है होल। तो जो एरिया क्रॉस मीन्स टोटल होता है, क्रॉस मीन्स टोटल हो रहा है, तो कोई कैनाल जा रहा है वहां से तुम कट किए, तो जो एरिया आपको फुल्ली इरिगेट हो रहा है, ओके, जिस एरिया में पूरा पानी जा रहा है उस टोटल एरिया को हम लोग बोल रहे हैं क्रॉस कमांड एरिया, ओके। अब उस एरिया में कितना एरिया को हमको, उस एरिया में कितना एरिया में हमको एक्चुअली में क्रॉपिंग करना है, एक्चुअली में हमको खेत कर मतलब सॉरी क्या बोलना है, क्या बोलना मुझे मतलब खेती करना है, राइट, उसको बोलेंगे कल्चरल कमांड एरिया। जिस एरिया मुझे खेती करना है उसको कल्चरल कमांड एरिया बोलना है।
जिस एरिया में नहीं करना वो निकल जाएगा, वो माइनस हो जाएगा क्रॉस कमांड एरिया से। इरिगेबल कमांड एरिया, इरिगेबल कमांड एरिया होगा। कल्चरल कमांड एरिया में तुमने लगा दिया प्लांट्स को, राइट, क्रॉप्स को लगा दिया। अब उस एरिया को तुम इरिगेट करोगे ना क्रॉप्स लगाने के बाद, तो जितना एरिया तुम इरिगेट कर रहे हो उसके बाद क्रॉप्स को लगा दिए, जितना एरिया को इरिगेट कर रहे हो उसको बोलेंगे इरिगेबल कमांड एरिया। तुम टोटल को इरिगेट कर रहे हो, पूरे मतलब कल्चरल कमांड एरिया, पूरे टोटल कल्चरल कमांड एरिया को इरिगेट कर रहे हो तो बराबर हो जाएगा। हाफ को इरिगेट कर रहे हो तो हाफ हो जाएगा। 3/4 को कर रहे हो 3/4 होगा। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जो कल्चरल कमांड एरिया है वो ग्रॉस कमांड एरिया का 0.8%। वो जनरली लेते हैं, ठीक है, जब डेटा नहीं दिया रहे तो जनरली लेते हैं। जब डेटा नहीं दिया हो तो, जब डेटा दिया हो तो तब तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। और किसी को दिक्कत? लाइन का क्लास कब से स्टार्ट होगा ये मुझे कैसे मालूम होगा? मैं अपना क्लास इन करने जा रही हूँ, अब सर से कुछ जो पढ़ाते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं इन करूँ, क्योंकि अदर सर का क्लास होगा ना, उनका क्लास डिस्टर्ब होगा। नहीं मैम, अभी किसी वजह से। अच्छा अच्छा, चलो, और किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ओके, अभी किसी का क्लास है क्या? नहीं है मैम। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़े या फिर ड्रॉप कर दे क्लास को? आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट मैंने बोला था ना एक ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड का रिलेशन। कोई 2014 में पूछा, 2017 में पूछा, 2018 में भी पूछा है। यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया है, तुम लोग मेंशन कर लेना। 2018 में भी पूछा है ये रिलेशन, ठीक है। अगर जो किसी को समझ में आ जाए तो बेटर, अदरवाइज इसको याद कर ले। पता नहीं 2019 वाले, सॉरी 2018 में पूछा ना। रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, इन लोग को पूछा या नहीं इस बार वाले को मुझे नहीं पता। इस बार का मैंने पेपर नहीं देखा था, बट 2018 का पेपर मैंने देखा था। उसमें था उन लोगों को रिलेशन प्रूफ करने के लिए नहीं दिया था, उन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस पे न्यूमेरिकल दिया था। ड्यूटी हम लोग देखे थे, उसका क्या था? ड्यूटी क्या था, कोई बताएगा मुझे? ड्यूटी दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, हेलो मैम। हाँ बताएं हाँ बता दो। मैम कि 1 क्यूबिक मीटर वाटर जो निकलता है ना पानी का, हाँ तो जितना एरिया सरफेस लेगा ना वाटर, हाँ हाँ उसी को ड्यूटी बोलते हैं। हाँ, 1 क्यूबिक मीटर वाटर से कितने एरिया को इरिगेट कर रहे हैं, ये था मेरा। लेगा नहीं, थोड़ा सा चुक गए कहीं पे। तो 1
क्यूबिक मीटर पर सेकेंड से अगर से वाटर को फ्लो कर रहे हैं तो कितने हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करेंगे, ये था मेरा ड्यूटी। ठीक है, तो उसको तो वही दिया हुआ यहाँ पे। सपोज करो कि for a field of area D, sorry, for a field of area D hectare corresponding to depth of water delta, मतलब उसमें जो वाटर हम लोग दे रहे हैं डेल्टा डेप्थ डेल्टा दे रहे हैं, द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर जो है डेल्टा दे रहे हैं। ओके, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना सप्लाई करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ कितना वाटर सप्लाई करेंगे ना वहां पे वाटर, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं क्या, हेलो, यस मैम। आवाज मिल रही है मेरी? मेरा कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, अच्छा, वेट, जस्ट होल्ड अ सेकंड। हेलो, कहाँ पे थे हम लोग? रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, ठीक थे ना? ठीक है, क्या बोल रहे थे हम लोग? ठीक है, ड्यूटी बोल रहे थे। ड्यूटी क्या था, कि 1 क्यूबिक मीटर वाटर हम लोग अगर सप्लाई करते हैं तो कितना एरिया को, कितने हेक्टेयर एरिया को इरिगेट कर रहा है, यही था मेरा ड्यूटी, है ना? तो अगर सपोज दैट डेल्टा क्यूबिक मीटर वाटर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, टोटल एरिया कितना इरिगेट करेगा, हो सकते हैं ना? डेल्टा क्यूबिक मतलब सपोज होगा, और फिर एरिया 3 हेक्टेयर करस्पॉन्डिंग डेल्टा मीटर, अगर डेल्टा में हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो टोटल
कितना सप्लाई कर रहे हैं, सॉरी टोटल एरिया कितना रेडिएट करता है, तो उसका कितना हेक्टेयर इनटू डेल्टा से। हाँ हाँ मैम ये टोटल क्वांटिटी का वॉल्यूम है ना? हाँ ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। यस ये टोटल डेप्थ हुआ। ठीक है। मींस वॉल्यूम निकाल रहे हैं, टोटल वॉल्यूम हम लोग वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो हम लोग कितना वॉल्यूम हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग डाल रहे हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है सॉरी निरंजन बोले थे ना। यस मैम द एरिया डेल्टा जो लेंथ है टोटल एरिया करने पे बोल रहे हैं वॉल्यूम आएगा। यस तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा कि एक हेक्टेयर में 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब होता है, दैट इज क्यूबिक मीटर। मीटर क्यूब लिखो या में मीटर लिखो, दोनों इक्वल ही होगा। 10,000 मीटर स्क्वायर। हाँ तो 10 टू the power 4 मीटर क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, दूसरा इक्वेशन मेरा यहाँ से जाएगा। ऐसा बोल सकते क्या कि ऐसा बोल सकते हैं कि बेस पीरियड मेरा टोटल बेस पीरियड की है ना, और 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड रेट से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो टोटल वॉल्यूम पूरे बेस पीरियड में हम लोग सप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरा इक्वेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 मीटर क्यूब पर फॉर एंटायर पीरियड, 1 क्यूबिक मीटर अगर हम लोग फॉर एंटायर बेस पीरियड, तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर एंटायर बेस पीरियड हम अगर से डिवाइड करते हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ से। इसको अगर हम चेंज करेंगे 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इनटू टी डेज मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा, यहाँ से जो वॉल्यूम आएगा v into 24 into 60 8.64 into 10 power 4 v, दोनों को इक्वेट करेंगे ये इक्वेशन आ जाएगा 8.64 v by डेल्टा, राइट। यहाँ पे v जो नंबर ऑफ में आएगा, नंबर डेज पीरियड इन डेज में आएगा, डेल्टा जो है मीटर में आएगा, और d जो है क्यूबिक मीटर पर क्यूबिक में होगा। मैम देखिए इक्वेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि डिस्चार्ज होता है ना वॉल्यूम अपॉन टाइम, डिस्चार्ज वॉल्यूम बाय टाइम होता है। तो कौन सा वॉल्यूम निकलता है डिस्चार्ज टाइम मीटर या टाइम और डिस्चार्ज में मोल क्यूब में तो हो जाएगा वहां क्या बोले, डिस्चार्ज इज वॉल्यूम बाय टाइम होता है। उसके बाद वहां हम ये निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम तो इधर डिस्चार्ज और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिस्चार्ज माने 1 टाइम, हाँ 1 into हाँ ऐसे भी निकल, वही सेम इक्वेशन आ रहा है। वॉल्यूम 1 हो गया, टाइम भी डेज हो गया। वॉल्यूम 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम भी डेज हो गया। अब दोनों फिर के इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन
चेंज करके भी देता है। समटाइम्स क्या करेगा, then- हाँ यस, समटाइम्स क्या करेगा, क्वेश्चन में क्या कर देगा कि डेल्टा को सेंटीमीटर में कर देगा, राइट। और तो जब सेंटीमीटर में होगा तो ये 8.64 ना के 864 डी बाई डेल्टा आ जाएगा। और बस, और या फिर इसको हेक्टेयर ना करके कुछ और कर देगा, मीटर क्यूब में कर देगा, ड्यूटी इन मीटर क्यूब में, सॉरी नहीं ड्यूटी नहीं होगा, मतलब समथिंग एरिया को कुछ इसको हेक्टेयर को कुछ और यूनिट दे देगा। ये मेरा पता होना चाहिए, एटलीस्ट ये पता रहेगा तो इसको डिराइव कर सकते हो, ये इक्वेशन निकाल सकते हो। ओके, सेकेंड इक्वेशन बोला ना, डिस्चार्ज इक्वल टू होता है वॉल्यूम बाय टाइम। डिस्चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम, टी और टी निकालो, ठीक है। डिस्चार्ज इक्वल टू वॉल्यूम बाय टाइम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू डिस्चार्ज इनटू टाइम कर सकते हैं। डिस्चार्ज हम लोग बोले हैं ना कि 1 क्यूबिक मीटर ले रहे हैं पर सेकेंड और इंटायर बेस पीरियड, यही है ना मेरा, कि वहां पे भी हमने डेल्टा ले रखे हैं, यहाँ पे सॉरी ड्यूटी ले रखे हैं, यहाँ पे भी ड्यूटी रुकेंगे, सिर्फ हम इक्वेशन दे सकते हैं। 1 क्यूबिक मीटर और टी क्या ले रखे हैं, बेस पीरियड को 1 पर सेकेंड इंटू बेस पीरियड टी, तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड को आप चेंज करो, 1 मीटर क्यूब चाहे भी नंबर ये स्पीड से देंगे, इस स्पीड में लाएंगे, बेस को चेंज किया 60 सीरीज में चेंज किया हो जाएगा। Yes. क्या हुआ, नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी। क्या क्या कर सकता है ड्यूटी को अफेक्ट, क्या क्या कर सकता है ड्यूटी को अफेक्ट, बोलो। कोई बोलेगा, प्रकार का होगा, it really depends on हाँ ठीक है, और ड्यूटी तो पता चल रहा है ना, हाँ सॉइल किस प्रकार का होगा उससे पता चलेगा, उसको होगा, क्योंकि सॉइल मतलब ग्रेवली सॉइल होगा, क्या होगा कि वाटर देंगे, अगर से 10 क्यूबिक मीटर 10 क्यूबिक दे रहे हैं तो क्या होगा, अगर से सॉइल मेरा वेल ग्रेडेड सॉइल होगा तो सपोज दैट वो 10 हेक्टेयर को वो वही 10 हेक्टेयर को मेरा इरिगेट कर रहा, अगर से वो पुअरली ग्रेडेड सॉइल होगा तो क्या करेगा, वो कुछ मेरा वाटर जो है परकुलेट हो जाएगा, तो 10 हेक्टेयर को ना करके वो 8 हेक्टेयर को मेरा इरिगेट करेगा, है ना, तो सॉइल पे भी डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड
टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे? हॉट अगर ज्यादा रहेगा तो कोई इवोपोरेशन होगा। हाँ, इवेपोरेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर। उसके हाँ, बाद अनइवननेस मतलब स्लोप कितना है कि लैंड का ये यस 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 यस, अनइवननेस पे भी डिपेंड करेगा। और कोई बोलेगा? इरिगेशन कौन सा विधि से कर रहे हैं? हाँ, मेथड ऑफ इरिगेशन जैसे हम लोग देखे थे कि इफिशियंसी ऑफ ड्रिप इरिगेशन मैक्सिमम होता है, स्प्रिंकलर उसके बाद आता है, उसके बाद आ जाएगा फॉरो इरिगेशन आ जाएगा, देन बेसिन इरिगेशन, है ना। कौन से मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ओके, और मैम वही टाइप्स ऑफ एजुकेशन की सरफेस पे कर रहे हैं, सब सरफेस पे कर रहे हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटी पे भी डिपेंड करता है। हाँ, ह्यूमैनिटी पे भी डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी। ओके, और कौन सा क्रॉप है, जैसे चावल का क्रॉप होगा तो उसके लिए अधिक यस पानी यस का यस आवश्यकता यस यस, टाइप्स ऑफ क्रॉप। ओके, और सीजन। हाँ, और गर्मी का सीजन होगा तो इवेपोरेट अधिक होगा, बारिश या ठंडा विंटर सीजन होगा तो कम इवेपोरेट। that's enough। और कोई बोलेगा? आई थिंक बहुत बहुत सारे पॉइंट्स हो गए, नहीं भी तो 5-6 पॉइंट्स हो ही गए। बहुत है, आई थिंक तुम लोग ने मुझसे ज्यादा ही बोल दिया। टाइप्स ऑफ क्रॉप बोल दिए, है ना कि हाँ। जो सॉइल का जो टाइप है, अगर वेल ग्रेडेड सॉइल अगर रहेगा पर्कुलेट अधिक करेगा पानी। नहीं, वेल ग्रेडेड सॉइल होगा तो पर्कुलेट कम करेगा ना, कंपेयर टू पुअरली ग्रेडेड सॉइल। तो कम्पेक्टेड होगा। वेल ग्रेडेड सॉइल होगा तो कॉम्पैक्टेड होगा। वेल ग्रेडेड का मतलब होता है कि सारे कंपोजिशन रहते हैं। वैरायटी हाँ, वैरायटी ऑफ सॉइल साइज रहता है उसमें, सारे ग्रेड्स के सॉइल रहते हैं उसमें। और कोई और कुछ? बहुत है पॉइंट्स। ओके, टाइप्स ऑफ क्रॉप हो गया, सबने बता दिया। सीजन्स भी सबने बता दिया। आगे रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगा, है ना, कि अगर रेनफॉल हो गया तो क्या हो गया, तो मेरा अगर रेनफॉल हो गया तो क्या होगा, वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन लेस हो जाएगा, है ना। जैसे कि पहले हमको चाहिए था 120 एकड़ का, इसके लिए 120 सेंटीमीटर, और रेनफॉल हो गया तो अभी हमको चाहिए, मान लो 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो गया तो अभी हमको चाहिए 20 सेंटीमीटर। तो मेरे ड्यूटी जो है मेरा बढ़ गया, है ना। वो जो 20 सेंटीमीटर ही अभी हमको इरिगेशन के लिए, और वो जो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो किसी और एरिया को इरिगेट करेगा, यानी कि मेरा ड्यूटी जो है बढ़ गया। रेनफॉल अगर जो होता है तो मेरा ड्यूटी बढ़ जाएगा, उस एरिया उस वाटर से हम लोग अदर एरिया को भी इरिगेट कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट सॉइल टाइप हो गया, वेल ग्रेडेड हम लोग बता दिए। एंड मेथड ऑफ इरिगेशन किसी ने बता ही दिया। मेथड ऑफ टिलिंग मतलब खेत का कैसे हम लोग जुताई करते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। फिर कैनाल का कंडीशन, राइट। हाँ, मतलब क्या स्लोप होगा जमीन का? नहीं, मेथड ऑफ टिलिंग मतलब जुताई कैसे कर रहे हो, खेत में जुताई कैसे कर रहे हो। अब अगर पुअरली मतलब अच्छे से जुताई नहीं करोगे तो क्या होगा कि कुछ कुछ वाटर जो है ज्यादा पर्कुलेट हो जाएगा, कुछ अगर से हाँ हाँ कुछ अगर कुछ डीप कर दोगे तो वाटर जो है पर्कुलेट हो जाएगा, प्रॉपर अगर नहीं करोगे तो।
कैनाल। एलुवियल कैनाल, एलुवियल का मतलब दूसरा चीज होता है। एलुवियल का मतलब होता है कि जो भी रनिंग रिवर्स के रनिंग वाटर से की पोजीशन होता है उसको एलुवियल बोला जाता है। कैनाल, लाइंड कैनाल और अनलाइंड कैनाल का मतलब होता है, नहर देखे होने, नहर में कुछ नहर ऐसा होता है जो कि सीमेंटेड नहर होता है और कुछ नहर होता है जिसको सीमेंट से नहीं, मतलब सीमेंट से साइड साइड नहीं किया जाता है। देखे हो ऐसा नहर? टिहरी में है मैम। अच्छा, सबने देखा होगा, ऐसा नहीं है नहीं देखा होगा, सबने देखा होगा। देखो ये ना, ये लाइन कैनाल है, दोनों साइड से ये जो सीमेंट कर दिया गया, एक सीमेंट किया हुआ है ना, दिख रहा है? ये दोनों साइड से सीमेंट कर दिया, ये लाइन कैनाल। अगर ये दोनों साइड से सीमेंट नहीं किया होगा, किया हुआ होता तो अनलाइन कैनाल होता है। तो क्या हम लोग बोल रहे थे? हाँ, तो लाइन कैनाल, अगर से अनलाइन लाइन कैनाल है तो पर्कुलेशन कम होगा, पर्कुलेशन कम होगा मतलब इनफिल्ट्रेशन नीचे जमीन में वाटर कम जाएगा, जमीन में वाटर कम गया तो मेरा वाटर ऊपर सेव होगा, कैनाल में वाटर ज्यादा सेव होगा, कैनाल में वाटर ज्यादा सेव होगा, यानी कि उसका ड्यूटी जो है मेरा ज्यादा होगा, वाटर इरिगेशन करने की क्षमता उसकी ज्यादा होगी, है ना? ओके, आता है मोड ऑफ असेसमेंट। नेक्स्ट, मोड ऑफ असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी को फ्री वाटर दे रहे हैं, किसी फार्मर को करते हैं और कि वो चार्ज कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस आता है। तो बस वही, उसी का वही मतलब है मोड ऑफ असेसमेंट। मोड ऑफ असेसमेंट मींस कि अगर एरिया वाइज चार्ज कर रहे हो या फिर वॉल्यूम वाइज चार्ज कर रहे हो, मतलब वाटर जो है वॉल्यूम वाइज, मतलब जितना तुम वाटर दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुम चार्ज कर रहे हो, या फिर कितना एरिया इरिगेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर रहे हो, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर से वॉल्यूम वाइज चार्ज कर रहे हो तो बेटर मेथड है एरिया वाइज। ओके, ये मोड ऑफ असेसमेंट पे डिपेंड करेगा। पैसा पैसा वो अभी एक आगे आगे में पढ़ेंगे तो मोड ऑफ असेसमेंट की अलग से ही टॉपिक दिया हुआ है। ओके ओके, आई थिंक अब हमें क्लास इन करनी चाहिए कि मेरा दूसरा क्लास है। यस, हम लोग का भी सर का क्लास है। अच्छा, ओके ओके, चलो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम, मैम बोल रहे हैं ना कि इसका जो पीडीएफ है बुक का भेज सकते हैं। पूरे बुक का पीडीएफ तो मैं नहीं भेज पाऊंगी, जितना नोट्स तुम्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, और यदि व्हाट्सएप पे भेजिएगा क्योंकि उसमें एक क्लासरूम में तुम ज्वाइन कर लो ना, क्लासरूम में हम तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ये है, लेकिन अगर नेट खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसमें नहीं खोल पाते। उसको डाउनलोड कर लिया करो ना अपने मोबाइल में। डाउनलोड करने के बाद भी नहीं खोल पाता है। डाउनलोड तो हो जाता है। ठीक है, नहीं और कुछ कोई प्रॉब्लम?